इधर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आया महाभियोग प्रस्ताव और उधर ज्ञानेश कुमार ने बुला ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, इस बात की अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बहुत जल्द अपने पूरे अमले के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसकी तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन इसकी उम्मीद कम ही थी कि जैसे ही इधर संसद में उनके खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव आएगा, उधर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेंगे। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल की पार्टी टीएमसी सहित तमाम विपक्षी दलों ने दोनों सदनों में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दिया हुआ है। ये प्रस्ताव पिछले काफी वक्त से लाने की चर्चा थी, मैंने भी आपको कई बार इसकी खबर दिखाई थी। और दोस्तों, इसी हफ्ते इस पूरे प्रस्ताव को लेकर टीएमसी आगे बढ़ गई। टीएमसी ने बकायदा तमाम विपक्षी पार्टियों को इसमें कह सकते हैं कॉन्फिडेंस में लिया और दोस्तों बकायदा 10 पन्नों का ये नोटिस दिया गया है। ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए बकायदा 7 कारण बताए गए हैं। 7 बिंदुओं में बिहार की भी चर्चा है और तमाम अलग अलग पार्टियों को टीएमसी ने इसके लिए रीच आउट किया है। इसमें कांग्रेस का भी उसको समर्थन है, अखिलेश यादव की पार्टी को भी समर्थन है। आप कह सकते हैं पूरा इंडिया गठबंधन महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया है ज्ञानेश कुमार के लिए। दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया क्या है और कैसे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, ये मैं बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले अचानक से आज खबर आ गई कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आप जानते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल सहित अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, अगले कुछ दिनों में इसकी तारीखों का ऐलान होना था। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। इसमें असम भी एक राज्य, असम में भी चुनाव होने हैं और इसको लेकर आज ज्ञानेश कुमार ने शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और माना यह जा रहा है ऑलमोस्ट कि इन 5 राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दरअसल हुआ क्या दोस्तों कि जैसे ही ये खबर आई कि शाम 4 बजे ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक बार फिर से इंडिया भड़क उठा और कहने लगा कि जिस बात पर हमारी आपत्ति रही है, जो हम उंगली उठाते रहे हैं चुनाव आयोग पर, देखिए उन्होंने फिर वही काम कर दिया। जैसे टीएमसी के सांसद है दोस्तों साकेत गोखले, उन्होंने जैसी ही खबर आई कि चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है पश्चिम बंगाल को लेकर, वैसे ही आरोप लगाते हुए कह दिया, मुझे देखकर हमेशा आश्चर्य होता है कि मोदी को हमेशा पता कैसे चल जाता है कि चुनाव परिणाम कब घोषित होने वाले हैं, ताकि वह आचार संहिता लागू होने से ठीक 24 घंटे पहले चुनाव वाले राज्यों में बड़ी रैलियां कर सके। नफरत करने वाले कहेंगे कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भाजपा के इशारे पर काम करते हैं। लेकिन कौन जानता है, मतलब इशारों में उन्होंने कटाक्ष किया कि ऐसा कैसे होता है कि मोदी अपनी 24 घंटे पहले रैलियां खत्म करते हैं और उसके बाद चुनाव आयोग 24 घंटे बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देता है। दोस्तों, इसके अलावा जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी के सांसद, उन्होंने भी यही कहा, चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे 2026 विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा। G20 सम्मेलन में इसे मंजूरी मिल चुकी होगी क्योंकि G1 सम्मेलन में उद्घाटन, रिबन काटने, ध्वजारोहण और शुभारंभ जैसे कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता जल्द ही लागू हो जाएगी, लेकिन 2014 से इसे मोदी के चुनावी अभियान की आचार संहिता का पर्याय माना जा रहा है, जो मानहानि, गाली गलौज, धमकियों, भय फैलाने और झूठ का वायरस फैलाने से भरी हुई है। दरअसल जयराम रमेश और साकेत गोखले दोनों सेम बात बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है, ये संयोग है या प्रयोग है कि मोदी अलग अलग राज्यों में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उससे ठीक पहले कहीं रिबन काट रहे होते हैं, कहीं उद्घाटन कर रहे होते हैं। और दोस्तों, जो बात जयराम रमेश और साकेत गोखले बोल रहे हैं वो सिर्फ ऐसी हवाबाजी नहीं है। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है और ठीक कल पीएम ने 2 अलग अलग रैलियां की हैं, असम में भी की है और पश्चिम बंगाल में भी की है। वहां उन्होंने बड़े स्तर पर चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कार्यक्रमों में उद्घाटन, शिलान्यास वगैरह किए हैं। ऐसी ही रैलियां मोदी तमिलनाडु में भी कर चुके हैं और केरल में भी कर चुके हैं। मतलब ठीक चुनाव से पहले मोदी का रिबन काटना, मोदी के बड़े बड़े कार्यक्रमों में शिलान्यास करना, उद्घाटन करना और उसके ठीक बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना, ये एक पैटर्न बन चुका है। सिलसिलेवार तरीके से ऐसा देखा जा रहा है, साल दर साल ऐसा देखा जा रहा है और एग्जैक्टली वही चीज एक बार फिर देखने को मिली। यही तो वो शिकायतें हैं दोस्तों जो महाभियोग के जरिए विपक्ष कर रहा है। विपक्ष जानता है दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी जो वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था वो गिरेगा ही गिरेगा क्योंकि उसके पास पर्याप्त सीटें नहीं है। वो फिर भी ऐसा करा उसने क्योंकि वो चाहता था इस मुद्दे पर कम से कम बात हो तो विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका तो मिले कि उनके साथ चेयर की तरफ से किस तरह का पक्षपात किया जाता है, जो कि विपक्ष का आरोप है। ठीक है, इसीलिए महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया है। लेकिन दिलचस्प देखिए दोस्तों कि महाभियोग प्रस्ताव जब विपक्ष लाया है उसके ठीक बाद ज्ञानेश कुमार की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो अब जानकारी ये भी निकल कर आई है कि ये जो महाभियोग प्रस्ताव जिस तरह से लाया गया उसकी पूरी प्रक्रिया अलग है और इस प्रक्रिया में करीब 14 से 15 दिन का वक्त लग जाएगा। तो ऐसा हो भी सकता है कि या तो ये सत्र खत्म हो जाए और अगर सत्र हो भी तो भी अगले सत्र में ही ज्ञानेश कुमार के महाभियोग पर चर्चा हो पाए, तब तक पश्चिम बंगाल का चुनाव ही हो जाएगा।
तो ये भी बड़ा दिलचस्प है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जानती हैं कि महाभियोग प्रस्ताव टिकेगा नहीं, ये गिरेगा, लेकिन ये सब करने का जो पूरा एक तरीका है और जो एक करने की वजह है वो ये है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग को भी एक बीजेपी की टीम की तरह दिखाती है। दोस्तों, ममता बनर्जी इकलौती मुख्यमंत्री है जिन्होंने ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है, चुनाव आयोग को नहीं, ज्ञानेश कुमार को करीब 3-4 चिट्ठियां लिखी हैं, जिसका ज्ञानेश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। ममता बनर्जी इकलौती मुख्यमंत्री हैं जो एसआईआर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री रहते हुए सुप्रीम कोर्ट पर खड़ी हो गई। बहुत बड़ी बात है, सिटिंग सीएम सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई। ममता बनर्जी इकलौती मुख्यमंत्री हैं जो जिस तरह से मोर्चा उन्होंने खोला हुआ है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, वो अभूतपूर्व है। इस तरह किसी विपक्ष के नेता ने मोर्चा नहीं खोला, तेजस्वी यादव ने भी नहीं खोला, जबकि एसआईआर वहां भी एक बड़ा मुद्दा था। ममता बनर्जी ने एसआईआर को एक मुद्दा बना दिया है। अब वो बनेगा नहीं बन पाएगा, उस पर वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे अलग बात है, लेकिन एसआईआर के जरिए ममता बनर्जी बार बार कह रही है कि न केवल अल्पसंख्यकों को बल्कि आदिवासी समुदाय को और मतुआ समाज के लोगों को, जो कि बड़े लेवल पर बांग्लादेश से आए हैं, जो कि हिंदू समाज से आते हैं, उनको वापस भेजने की तैयारी की जा रही है या फिर उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ममता बनर्जी ने न केवल इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया बल्कि अपने लोगों के बीच ये संदेश देने की कोशिश की कि देखिए, एक हम हैं जो आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सकते हैं, एक हम हैं जो ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव तक ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ज्ञानेश कुमार ही नहीं, राजीव कुमार के वक्त भी लगातार जिस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगे हैं वो हर चुनाव में विपक्ष के और मजबूत होते जाते हैं। मुझे याद है जब राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आपको याद होगा, हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हमेशा साथ साथ होता रहा है, हमेशा। लेकिन दोस्तों, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो हरियाणा का अलग हुआ और महाराष्ट्र का अलग हुआ, दोनों में गैप कर दिया गया, दोनों के चुनाव भी सेम नहीं किए गए। और हरियाणा के चुनाव में राजीव कुमार ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कितनी तैयारी के साथ वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और बीजेपी ने रिक्वेस्ट की चुनाव आयोग से कि जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उस डेट पे तो त्योहार पड़ रहा है, लोग होंगे नहीं अपने घरों में, तो आप डेट चेंज कर दीजिए। डेट चेंज भी हो गई। हालांकि सही है कि उस दिन त्योहार पड़ रहा था, लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग खुद कहता है कि वो लंबी तैयारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कई लोगों से बात करके चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, सब कुछ देख समझ के चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, उसके बावजूद भी उसको चेंज करना पड़ता है डेट। यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, ज्ञानेश कुमार अभी कुछ दिन पहले भी पश्चिम बंगाल गए थे, तो उनको गो बैक के नारों का सामना करना पड़ा था। जबरदस्त तरीके से उनके खिलाफ नारेबाजी वहां पर की गई थी। कहते हैं लोग कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने की थी। वहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गए थे, जब चुनाव की तारीखों से पहले वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने। यही नहीं दोस्तों, ज्ञानेश कुमार को बकायदा वहां मीडिया के सवालों का सामना भी करना पड़ा था कि कितने रोहिंग्या मिले, कितने घुसपैठिए मिले। तो ज्ञानेश कुमार, ये बात सही है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी ने उनको कटघरे में खड़ा किया है, किसी ने भी नहीं किया। दोस्तों, इन आरोपों के बाद भी, महाभियोग नोटिस देने के बाद भी ज्ञानेश कुमार या फिर चुनाव आयोग एग्जैक्टली वही कर रहा है जिसके लिए विपक्ष को उससे शिकायत है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।